हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज से हम जिस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो है आपके सीईटी एग्ज़ाम। क्या है खास? खास ये है कि आप सबको विदित ही है कि सीईटी के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 2026 में होने वाले हैं। दोनों ही, चाहे आपके वो 10+2 हो या ग्रेजुएशन, दोनों ही प्रकार के। और आप सभी विद्यार्थियों की सीईटी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी जो है वो शानदार और बेहतरीन है। लेकिन इस तैयारी को और शानदार और बेहतरीन कैसे करेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर पिछली बार जो सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आपके 10+2 हो या ग्रेजुएशन, इन दोनों ही प्रकार के एग्ज़ामों में जितनी शिफ्टें हुई है, प्रत्येक शिफ्ट में राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका हम करेंगे सॉल्यूशन, ताकि राजस्थान जीके से संबंधित आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन और शानदार और ज़बरदस्त हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पिछली बार सीईटी के अंदर चाहे आपके 10+2 या ग्रेजुएशन, इन दोनों को मिलाकर जितनी शिफ्टें हैं उस प्रत्येक शिफ्ट में जीके से संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए शुरू करें फिर। ये लीजिए लीजिए ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वे इस किले को चुनेंगे? वो कौन से किले को लेकर ये कथन या कौन से किले को लेकर ये चर्चा है? यानी कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है कि यदि मुझे संपूर्ण इस राजपुताने में या संपूर्ण राजस्थान में किसी किले की जागीर पेश की जाए तो मैं इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये कथन कर्नल जेम्स टोड का जिस किले को लेकर है वो किला है, याद रखिएगा, कौन सा? भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। और आप सब जानते ही हैं कि ये रहे आपके सामने ऑप्शन, देखो, चित्तौड़गढ़ है, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, ये है आपके भैंसोगढ़। अब ये पिछली बार का जो पेपर है साइड पर, वही है ये पेपर। उसमें लैंग्वेज इसी तरीके की थी, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका जो निर्माण है वो देखिए, भैंसा और रोड़ा दो अच्छे दोस्त थे, दोनों जो है वो व्यापारी थे। दोनों व्यापारियों ने मिलकर एक किला बनाया जिसका नाम रखा था भैंसरोडगढ़। याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित यदि कोई किला है तो वो है आपके सामने कौन सा? भैंसरोडगढ़। अच्छा, इसे राजस्थान का वेलोर कहा गया है, याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं आप? राजस्थान का वेलोर। अगली इस किले के बारे में एक और विशेष बात कि ये जो भैंसरोडगढ़ किला है ये याद रखिएगा कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो चंबल प्लस बामनी। बामनी या बामनी नदी को ही आप कहते हैं ब्राह्मणी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर है, इसीलिए ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, भैंसरोडगढ़। ये तो हो गया पिछली बार। हो सकता है कि इनमें से या फिर आपके सामने आ जाए कि निम्न में से कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के महलों के बारे में ये कहा है कि संपूर्ण राजपुताने में यदि सर्वश्रेष्ठ महल किसी किले के बने हुए हैं तो वो इसी किले के बने हुए हैं। ये कथन कर्नल जेम्स टोड का जो है वो तारागढ़ किले को लेकर है, लेकिन कौन सा तारागढ़? याद रखिएगा, बूंदी वाले को, याद रखिए। तो इस प्रकार से कोई और नया कथन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है?
क्षेत्रीय बोलियां आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन आया। दुर्ग आपके सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आप सब जानते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो है वागड़ क्षेत्र। कौन सा है? वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में जो बोली है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, वागड़ी बोली। कौन सी है? वागड़ी बोली। याद रखिएगा, वागड़ी बोली जो है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यों? क्योंकि देखिए ये रहा राजस्थान का मैप। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के अंदर। आजकल क्या है, ऐसी छोटी छोटी बातें आने लग गई। अब जैसे यहाँ पर है बांसवाड़ा और यहाँ पर क्या है आपके डूंगरपुर, तो दक्षिण पश्चिम याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कौन सी बोली? याद रखिएगा, वागड़ी बोली। तो यहाँ पर यही पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, इसी वागड़ी बोली को क्या कहा गया है? भिल्ली बोली। क्योंकि भिल्लों द्वारा बोली जाने वाली बोली है कौन सी? वागड़ी बोली। ये वागड़ी बोली को भिल्ली बोली कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, याद रखिएगा। और इसी वागड़ी बोली का प्रयोग जो है वो कौन से संत ने किया था? तो आप कहेंगे सर वो है आपके सामने संत माव जी। किनके द्वारा प्रयुक्त है? संत माव जी। संत माव जी की जो रचनाएं हैं वो संकलित है आपके किसमें? चोपड़ा ग्रंथ के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वागड़ी। वागड़ी यहां है, जबकि याद रखिएगा हनुमानगढ़ के अंदर बोली जाती है बांगड़ी। प्रमुख रूप से तो इधर ही है ये। कौन सी बोली है? याद रखिएगा, बांगड़ी। बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया है? यानी कि यहां पर जो बात है वो किसको लेकर है? कालबेलिया नृत्य कला। यानी कि कालबेलिया जो नृत्य कला है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में अमूर्त रूप से कब शामिल किया गया? 2008 के अंदर है, 2009 के अंदर है, 2010 है या फिर 2011 है? आप कहेंगे सर यदि हम बात करें तो देखो, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर इस कालबेलिया नृत्य को जो शामिल है वो किया गया है 2010 के अंदर। याद रखिएगा, 2010 के अंदर अमूर्त रूप में तो किसे शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य को। जबकि 2010 के अंदर ही आपको याद रखना है मूर्त रूप से किसे शामिल किया गया है? याद रखिएगा, जंतर मंतर। जयपुर के जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? 2010 में। तो 2010 के अंदर मूर्त रूप से देखेंगे तो जंतर मंतर है, और अमूर्त रूप से देखेंगे तो कौन सा है? याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कालबेलिया नृत्य आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है उसका नाम है आपके गुलाबो सपेरा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कालबेलिया जो जाति है वो याद रखिएगा, इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो पुंगी या बीन है, और ये याद रखिएगा सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है। सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, इसीलिए इसी कालबेलिया को ही क्या कहते हैं? सपेरा जाति भी। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पर तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। आगे, अब आगे आपके ये मिक्स है पेपर में, तो आपके आगे हैं हिंदी वाले। चलो आगे, मैथ भी आ गई है। चलिए, हाँ, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, देखो क्या आया है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की जो कला है उस कला को क्या कहा जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपको सीईटी के पेपरों के अंदर, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि राजस्थान में, या फिर कई बार आता है कि ग्रामीण अंचल में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील लगाई जाती है उस कला को क्या कहा जाता है? दामना है,
बारी है, चूंप है या बोरला है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके सामने चूंप। अक्सर आप दो शब्द पढ़ते हैं, एक है आपके सामने चूंप और एक है आपके सामने चौंप। चूंप जो है वो तो है आपके दांतों का। कमेंट करके बताइएगा चौंप कहाँ पहना जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपके है आभूषण तो पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये आप कमेंट करके बताइए चौंप कहाँ का आभूषण है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांक्या, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता है? यानी कि ढोल है, बांक्या है और थाली है, इन सब का जो प्रयोग है वो मुख्य कौन से नृत्य में किया जाता है? गुड़ला के अंदर है, डांडिया नृत्य में है, चंग में है या फिर घेर नृत्य में? आप कहेंगे सर ये सब के सब जिसमें शामिल है वो है घेर नृत्य। याद रखिएगा घेर नृत्य हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्रों के अंदर प्रचलित है। कौन सा? याद रखिएगा घेर नृत्य। घेर नृत्य याद रखिएगा भील जनजाति से संबंधित है। ये भी आए तो भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, ये लो, पूछा जा रहा है नाटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाटनियों की जो हवेली है वो कहाँ पर है? अब हवेली चैप्टर आपके स्थापत्य कला के अंदर है। स्थापत्य कला का मतलब जो स्थापित किया गया है, चाहे वो दुर्ग हो, मंदिर हो, महल हो, आपकी मस्जिद हो, दरगाह हो, मकबरा हो, हवेली हो, बावड़ी हो, छतरी हो, ये सब स्थापत्य कला में आ जाता है। तो नाटनियों की जो हवेली है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर, याद रखेंगे, ये है आपके जयपुर के अंदर। नाटनियों की जो हवेली है वो याद रखिएगा हिंदू मुगल स्थापत्य कला, हिंदू मुगल स्थापत्य कला, और ये कहां पर है आपके? याद रखिएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, दिख तो रहा है ना? देखिए क्या पूछा गया। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की थी? पंडित झाबरमल शर्मा है, आचार्य तुलसी है, स्वामी केशवानंद है या कोमल कोठारी है? देखिए हमारे राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के जो शिक्षा संत हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान के अंदर शिक्षा संत के रूप में जाने वाले हैं स्वामी केशवानंद जी। कौन जाने जाते हैं? स्वामी केशवानंद जी, क्योंकि इन्होंने बीकानेर यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, याद रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, याद रखिएगा, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्कूल व विद्यालय स्थापित किए थे। इसीलिए स्वामी केशवानंद को क्या कहा जाता है? शिक्षा संत। स्वामी केशवानंद जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा मंगलूणा गांव में। ये भी क्वेश्चन जो है वो किसी शिफ्ट में आया था सीईटी के एग्जाम में। स्वामी केशवानंद जी की जन्म स्थली कौन सी है? मंगलूणा गांव है, जो कि आपके सीकर जिले में है। याद रखिएगा स्वामी केशवानंद जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया आंदोलन आप सब जानते ही हैं कि सर बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो राज्य का प्रथम कृषक आंदोलन है। राज्य का प्रथम कृषक आंदोलन, और ये जो राज्य का प्रथम कृषक आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1897 से लेकर 1941, याद रखिएगा 44 वर्षों तक चला था। ये 3 चरणों के अंदर हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके
साधु सीताराम दास, याद रखिएगा। साधु सीताराम दास द्वारा पहला चरण चलाया गया था 1897 से लेकर, याद रखिएगा, 1914, या फिर आप 15 पढ़ते हैं, 1915। ठीक है। फिर दूसरा चरण जो है वो चलाया था आपके विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक जो है, इनके द्वारा दूसरा चरण चलाया गया था, 1916 से जुड़े थे, 1922, याद रखिएगा। तीसरा जो चरण है वो चलाया था हरिभाऊ उपाध्याय ने, याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय, 1923 से लेकर 1941। तो यहां पर यही पूछा गया। अब यहां पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिनका नाम है वास्तविक भूप सिंह गुर्जर, याद रखिएगा। क्या नाम है? भूप सिंह गुर्जर है। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के हैं ये। कौन सा गांव है इनका? गुंठावली गांव है, जो कि बुलंदशहर यूपी के अंदर है, याद रखेंगे। आपको पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा साधु सीताराम दास। इनकी जन्मस्थली ही कौन सी है? याद रखिएगा बिजोलिया। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, साधु सीताराम दास की जन्मस्थली कौन सी है? बिजोलिया। ठीक है। हाँ, हम देखिए 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर जितनी शिफ्टें हुई है, प्रत्येक शिफ्ट में जीके के जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे, ताकि पूर्णतः एक बार आपकी क्या हो जाए, रिवीजन अच्छे से। ठीक है, चलिए। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछे तो विजय सिंह पथिक हो जाएगा। अगला है आपके सामने यहाँ पर, ये निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नकदी फसलें हैं, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो नकदी फसलें हैं? कपास, तंबाकू है, चाय, गन्ना है, कॉफी, अनाज है, सोयाबीन या कोको है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने कपास व तंबाकू। नकदी, या आप इसे कह सकते हैं व्यवसायिक फसलें। ठीक है, याद रखिए, व्यवसायिक फसलें भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन क्या है? सारे मिक्स में है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल है, लूनी है, साबरमती या खारी है। तो आप सब जानते हैं कि सर राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो तो है चंबल। भाई 1051 किलोमीटर आप पढ़ते हैं, कौन सी? चंबल। अच्छा, पूर्णते राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णते नाम आ जाए तो फिर याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके सामने बनास, वो 480 किलोमीटर। अब हालांकि एक और नया आंकड़ा है 512 किलोमीटर का, ये भी आप याद रखेंगे। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। आगे आगे है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, यानी कि निम्न में से कौन से 3 शहर हैं जिसे हम रेगिस्तानी त्रिकोण के रूप में पढ़ते हैं? रेगिस्तानी त्रिकोण, या आप कह सकते हैं डेजर्ट त्रिकोण। तो आप कहेंगे सर डेजर्ट त्रिकोण के अंदर जो 3 शामिल हैं उसमें देखो, एक तो है आपके सामने जैसलमेर, एक है आपके सामने बीकानेर, और एक जो है वो है आपके सामने जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 3 जो हैं वो क्या कहलाते हैं? डेजर्ट त्रिकोण, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको पूछ ले कि डेजर्ट जो सर्किट है, डेजर्ट पर्यटन जो सर्किट है, उसमें ये 3 तो है, इसके अलावा बाड़मेर भी शामिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए आगे क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला है आपके सामने, ये रहा।
अगला पूछा जा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया है। यानी कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया है। वो जो टाइमिंग है वो है आपके देखो 1966 से लेकर 69, 66 से लेकर 69 तक। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला है आपके सामने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय जो विवाह सहायता योजना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई। यानी कि अंतरजातीय विवाह यदि करते हैं युवक और युवती तो आपको पता ही है उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ते हैं वह है 2006 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, 2006 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने देखिए, राजस्थान हथकरघा नीति खाली जगह को लागू हुई। यानी कि राजस्थान हथकरघा नीति कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं राजस्थान, ऐसे भी पूछा गया, हस्तशिल्प नीति। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा कम से कम 7 से 8 एग्जामों में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की ये पहली हस्तशिल्प नीति है। क्या है ये? फर्स्ट है, इसीलिए बार बार पूछी जाती है, आपको पता ही। तो राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति है वो कब, तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर।